हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, आज का हमारी टॉपिक है केप्लर्स लॉ, केप्लर का नियम। हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे केप्लर्स के नियम के बारे में कि केप्लर का नियम क्या है, केप्लर के कितने नियम हैं और उनके नियम को अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने मज़ेदार टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड, किसके बारे में हमें पढ़ना है? केप्लर्स लॉ, केप्लर्स के लॉ के बारे में। तो देखिए, केप्लर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। केप्लर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर, कभी कभी ये पूछ देगा कि केप्लर ने किन प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के बारे में नियम प्रतिपादित किए थे, किन प्रेक्षणों के आधार पे। तो आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप बताइएगा कि केप्लर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के बारे में जो नियम प्रतिपादित किए थे, 3 नियम प्रतिपादित किए थे। केप्लर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के बारे में तीन नियम प्रतिपादित किए थे। वो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम देखिए हमारा क्या है। पहला नियम कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। और दूसरा नियम क्या है हमारा? क्षेत्रफलीय चाल का नियम। क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज। और तीसरा नियम हमारा क्या है? परिक्रमण काल का नियम। लॉ ऑफ पीरियड। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहले नियम को। केप्लर्स के पहले नियम को अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें केप्लर्स ने पहले नियम में, मतलब कक्षाओं के नियम में क्या बताया था हमें।
लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। चलिए इसकी हिंदी भी लिख देते हैं, कक्षाओं का नियम। देखिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में कक्षाओं के नियम में केपलर जी ने बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करता है, जिसके एक फोकस पर क्या होता है, सूर्य होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। इसमें केपलर जी ने यही बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में हमें केपलर जी ने यही बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। अब देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है। हमें दूसरे नियम में केपलर ने क्या बताया था। क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। देखिए केपलर ने द्वितीय नियम में हमें ये बताया था कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली
काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। केप्लर्स के पहले नियम को हमने बताया, हमने दूसरे नियम को भी हम बता रहे हैं। ये तीनों नियम जो हैं केप्लर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए फ्रेंड, इस नियम से स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो ग्रह की चाल न्यूनतम होती है, तथा जब ग्रह सूर्य के समीप होता है, जब हमारा ग्रह सूर्य के समीप होता है तो ग्रह की चाल अधिकतम होती है। ये हम आपको फिगर बना के अच्छे से समझा देते हैं, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, ये तो हमने बनाने का कोशिश किया है, और थोड़ा ये इलिप्टिकल बॉडी नहीं बन पाया है, तो आपके समझने के लिए तो इतना काफ़ी है कि हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हम एस मान लेते हैं। और देखिए, जब हमारा ग्रह यहाँ से यहाँ तक जाता है, कोई पॉइंट ए तक जाता है, तब ये कितना एंगल बनाता है, थीटा। और जब ए से बी तक पहुंचता है तब ये कितना बनाता है, डी थीटा। इसको हम दे देते हैं सी, और सी से ये हो गया डी। फिगर आपको अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस नियम से स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, जब ग्रह हमारा, ये मान लेते हैं ये ग्रह है और ये हमारा सन है, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो ग्रह की चाल जो है न्यूनतम होती है, तथा जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो ग्रह की चाल अधिकतम होती है। इस नियम से स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है ग्रह की चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है, तथा जब ग्रह सूर्य से या सूर्य के समीप होता है
होता है तो ग्रह की चाल अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए समयांतराल में यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए समयांतराल में बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, बिंदु ए से दिए हुए समयांतराल में मतलब टाइम उसका दिया हुआ है, यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए टाइम में मतलब टाइम उसका फिक्स है तो बिंदु ए से बी तक जाता है तथा समान समयांतराल में उसी समय में जितना इसका टाइम है उतना ही इसका टाइम है में बिंदु सी से डी तक जाता है, बिंदु सी से बिंदु डी तक जाता है। लाइन लिखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए समयांतराल में बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तथा समान समयांतराल में बिंदु सी से बिंदु डी तक जाता है, सी से डी तक जाता है। तो क्षेत्रफल ASB तथा क्षेत्रफल CSD दोनों बराबर होंगे। मतलब क्षेत्रफल ASB इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्षेत्रफल ASB और तथा क्षेत्रफल CSD बराबर होंगे। अब देखिए, हम कोणीय संवेग के आधार पर द्वितीय नियम की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? कोणीय संवेग के आधार पर द्वितीय नियम का एक्सप्लेनेशन करेंगे बहुत अच्छे से। किस पे करेंगे? कोणीय संवेग के आधार पर द्वितीय नियम की व्याख्या। तो देखिए फ्रेंड,
हम आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देते हैं। देखिए, कभी कभी कोणीय संवेग को जे से डिनोट किया जाता है और कभी कभी कोणीय संवेग को देखते हैं कहीं कहीं आप एल से डिनोट किया जाता है। तो आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं, जे से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोणीय संवेग को हम जे से भी डिनोट कर सकते हैं अथवा एल से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर हमें याद तो नहीं है, अगर हमने पिछली वीडियो में कोणीय संवेग को एल से बताया होगा या जे से बताया होगा तो यहाँ आप दूसरे तरीके से पढ़ लीजिए। मतलब जे और एल में कोई फ़र्क नहीं है। इसे हम जे से भी डिनोट कर सकते हैं और एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कोणीय संवेग के आधार पर द्वितीय नियम की व्याख्या करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, माना एक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। माना एक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है जिसका फोकस सूर्य एस पर स्थित है, जैसा कि हमने ये फिगर बनाया था। माना कि एक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है जिसका फोकस सूर्य एस पर स्थित है। माना किसी क्षण टी पर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह की स्थिति ए है। ग्रह की स्थिति ए है जिसके सूर्य एस के सापेक्ष ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट और थीटा है। हम लिखते चलते हैं, ये तो भूलने की संभावना हो सकती है, हम भी भूल सकते हैं, तो आपको समझाते भी रहेंगे और लिखते भी चलते हैं। माना एक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। परिक्रमण कर रहा है जिसका फोकस सूर्य एस पर स्थित है। सूर्य एस पर स्थित है। माना किसी क्षण टी पर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह की स्थिति ए है। माना किसी क्षण टी पर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह की स्थिति जो है ए है। माना किसी क्षण टी पर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह की स्थिति ए है जिसके सूर्य एस के सापेक्ष ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट्स
पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा हैं। अर्थात SA इक्वल टू R तथा एंगल ASX इक्वल टू ट्रायंगल इक्वल टू थीटा। अर्थात SA इक्वल टू R तथा ASX इक्वल टू थीटा। हमने फिगर बनाया है इसका, आप पीछे जाके मतलब देख लीजिए अच्छे से, ये फिगर से ही हम सब लिख रहे हैं। माना अनंत सूक्ष्म समयांतराल dt में सूक्ष्म समयांतराल dt में ग्रह स्थिति A से स्थिति B में पहुंच जाता है। स्थिति B में पहुंच जाता है। इस समयांतराल dt में त्रिज्य रेखा समयांतराल dt में त्रिज्य रेखा SA द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल DA इक्वल टू वक्रीय त्रिभुज SAB का क्षेत्रफल। SAB का क्षेत्रफल SA गुणे चाप AB SA इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था, R और चाप AB RD थीटा। ये कैसे आया देखिए, चूंकि d थीटा इक्वल टू एंगल BSA इक्वल टू चाप AB अपॉन SA, यहाँ से हमने निकाला। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हाफ R² d थीटा। अतः ग्रह की तात्कालिक क्षेत्रफलीय चाल
तात्कालिक क्षेत्रफलीय चाल dA/dt इक्वल टू हाफ r² dθ/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ r², इसको हम क्या लिख सकते हैं, dθ/dt को ओमेगा, लिख देते हैं वेयर dθ/dt इक्वल टू ओमेगा। अब देखिए ओमेगा क्या है, यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि ओमेगा कहाँ है, ओमेगा क्या है। तो देखिए ओमेगा, जहाँ ओमेगा, वेयर ओमेगा ग्रह की सूर्य के परितः कोणीय चाल है। अब मान लेते हैं, माना ग्रह का द्रव्यमान m तथा ग्रह का सूर्य s के परितः कोणीय संवेग j है, तब माना ग्रह का द्रव्यमान m तथा ग्रह का सूर्य S के परितः कोणीय संवेग J है, तब J इक्वल टू I ओमेगा, या इसको क्या लिख सकते हैं, mr² ओमेगा, और क्या लिख सकते हैं, r² ओमेगा इक्वल टू J/m, वेयर I इक्वल टू mr², ग्रह का सूर्य के परितः जड़त्व आघूर्ण है। I इक्वल टू mr², ग्रह का सूर्य के परितः जड़त्व आघूर्ण है। अब देखिए हमारा एक इक्वेशन मिला था, ये वाला, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसके पहले हमारा एक इक्वेशन था, क्या था, dA/dt इक्वल टू हाफ r² ओमेगा, क्या था, उसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। किसको, dA/dt इक्वल टू हाफ r² ओमेगा, उसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में r² ओमेगा की वैल्यू रखने पर देखिए ये हमारा जो आया था dA/dt इक्वल टू हाफ r² ओमेगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ
r² ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 1। तब क्या हो जाएगा, dA/dt इक्वल टू हाफ J/m। क्या आ जाएगा, dA/dt इक्वल टू हाफ J/m। केपलर के द्वितीय नियम से चूंकि ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल dA/dt नियत है, अतः उपर्युक्त समीकरण से सूर्य के परितः ग्रह का कोणीय संवेग J भी नियत रहेगा। इस प्रकार केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के तुल्य है। केपलर के द्वितीय नियम से चूंकि ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल dA/dt नियत है, अतः उपर्युक्त समीकरण से सूर्य के परितः ग्रह का कोणीय संवेग J भी नियत रहेगा। इस प्रकार केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के तुल्य है। तो फ्रेंड, आज की हमारी टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है। हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नई टॉपिक पे मिलेंगे। आज हम अपनी टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।